सिरोही के एक युवक को पीटा गया है महाराष्ट्र कि वो मराठी नहीं बोल पाए। क्या सत्ता की कोई जुबान होती है या हम अपने विवेक का विसर्जन कर चुके हैं? कहा जाता है कि हर दौर की एक भाषा होती है और हर सत्ता उस भाषा में बोलती है, जो न केवल उसके स्वभाव का आईना होती है बल्कि उस समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक दशा दिशा भी तय करती। सिरोही के युवक को पीटा जाना, दो पत्रों पे जिक्र करूंगा। एक लिखा है राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। दूसरा लिखा है रविंद्र सिंह भाटी ने। दोनों की भाषा, शालीनता, सभ्यता उस मारपीट के सामने कहीं नहीं ठहरती। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लिखे गए पत्रों पे बड़ा बात करना बनता है कि सीएम तक अगर किसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी का पत्र पहुंचा नहीं है और उससे पहले सोशल मीडिया पे है, तो इसके माने समझ में आने चाहिए कि ये सीधे तौर पे नेता द्वारा अपनी जनता को या अपने लिए इन्वेस्ट करने वाले, खास करके ये दो विधायकों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये दोनों ही का जो चुनावी माहौल है वो शुरुआत उसी इलाके से होता है जहां राजस्थानी पिट रहे हैं। वहीं से जो ऑयल पानी का खर्चा जो है वो चुनाव लड़ने का आता है। ऐसे में उनके प्रति चिंता सोशल मीडिया पे जताने की कोशिश है कि साहब हमने अपना काम कर दिया। लेकिन क्या राजस्थानी, जो कि भारत के प्रत्येक कोने में फैले हुए हैं, प्रवासी के रूप में न केवल फैले हुए हैं, लेकिन जहां राजस्थानी हैं उस इलाके की आर्थिक स्थिति, उस इलाके की इकोनॉमी और जीडीपी में बड़ा आधार देते हैं। तो क्या केवल मराठी या केवल कन्नड़ या तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली भाषा नहीं आने के कारण वो पिटेगा? बड़ा सवाल है। और यही तो एक ऐसा प्रदेश है जिसकी खुद की कोई भाषा नहीं है। इसने हिंदी को बाहें पसार के स्वीकारा, जिसने हर भाषा को स्वीकारा। आपको जान के हैरत होगी कि राजस्थान के प्रत्येक जो है वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अगर संख्या देखें तो लगभग बाहर के राज्यों के हैं, लेकिन उनके यहाँ पे राजस्थानी भाषा अनिवार्य सीखना नहीं है फील्ड पोस्टिंग के लिए। महाराष्ट्र में आपको सीखनी पड़ेगी। तो राजस्थान जो कि लिबरल हैं, उसके लोग अगर पिट रहे हैं तो बड़ा सवाल है। और आप खुद गौर से सोचिए कि मैकाले की जो अंग्रेजियत है या नेहरू के भारत की शालीन हिंदी, और फिर 2014 के बाद सत्ता की गर्जना करती हुई नई हिंदी। और क्या इन भाषाओं की प्रकृति सिर्फ व्याकरणिक फर्क है? नहीं, ये उस सभ्यता के मानसिक भूगोल की रूपरेखा है जिसे हम आजकल राष्ट्र कहने लगे हैं। मैकाले का जो मिशन था 1835 में, उसका जो मिशन था वो सीधा सीधा गुलामी, और गुलामी भी कौन सी? दिमागी गुलामी की नींव रखने का मिशन था। 1835 में मैकाले लिखता है कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो भारतीय तो हो खून और रंग से, लेकिन सोच और स्वाद में पूरी तरह से अंग्रेज होना चाहिए। और इस एक लाइन ने भारतीय शिक्षा, प्रशासन और भाषा के स्वरूप को पलट के रख दिया। फारसी और संस्कृत, जो एक समय तक सत्ता और संस्कृति की जुबान थी, पाठ्यक्रमों से बाहर कर दी गई। एक नई हाइब्रिड नस्ल तैयार हुई, आंग्ल हिंदू और आंग्ल मुसलमान, अंग्रेज हिंदू, अंग्रेज मुसलमान, जो न उर्दू के थे और न हिंदी के, बल्कि मानसिक रूप से लंदन के लॉर्ड्स क्लब के थे। ये मानसिक गुलामी वाली बात जो मैं कह रहा हूं, बड़ा सवाल है कि जब अंग्रेजी अपनाई गई सरकारी बोलचाल में, सरकारी सिस्टम में, हाल ही में राजस्थान में भी एक पत्र मैंने देखा जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री उनकी ओर से, कि हम उर्दू की भाषा का प्रयोग पुलिस की जबान में या अरबी फारसी का, हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी खुद जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हम जितना जिनको अपनाएंगे उतने ही समृद्ध होते जाएंगे। ये हमारा इतिहास रहा है। बात करें आगे भारत पाक विभाजन की, जो एक ही प्रयोगशाला के दो उत्पाद रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन किसकी आजादी मिली? सत्ता का हस्तांतरण हुआ। माउंटबेटन से नेहरू और पटेल के पास आई, और माउंटबेटन से जिन्ना और लियाकत अली खान के पास आई। और ये दोनों ओर ही अंग्रेजी की औलादें थी। भारत और पाकिस्तान अंग्रेजी की प्रयोगशाला के दो सैंपल बने। जिन्ना हो या नेहरू, दोनों मैकाले के क्लोन थे, जिनकी जुबान वही थी जो लंदन के वेस्टमिंस्टर में गूंजती थी।
नेहरू हिंदी को राजभाषा तो बना गए, लेकिन खुद हिंदी लिखनी नहीं आती थी। संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, नौकरशाही अंग्रेजी की पिटारी में बंधी रही, न्यायपालिका अंग्रेजी में सोचती रही। तो क्या हिंदी सिर्फ एक सांस्कृतिक मुखौटा है? शायद हाँ, लेकिन तब भी एक मर्यादा है, शब्दों में संयम और संवाद है। लंबे समय तक रहा, लेकिन 2014 में जो सत्ता आई उसने भाषा को शस्त्र बनाया। हिंदी अब अभिव्यक्ति नहीं, आदेश की जबान है। वह संवाद नहीं करती, हिंदी दहाड़ती है। प्रधानमंत्री का भाषण अब नपे तुले शब्दों का विवेकपूर्ण संप्रेषण नहीं, बल्कि चुनावी युद्ध का उद्घोष नजर आता है। आलोचना अब गद्दारी है और मतभेद अब देशद्रोह है। यह हिंदी अब भय भी पैदा करती है। आलोचक भयभीत हैं, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। टीवी की भाषा चिल्ला रही है, झूठ का सैलाब बहा रही है। हिंदी फिल्मों से लेके सोशल मीडिया तक सब तरफ, चारों तरफ, हर ओर भाषा की लाठी चल रही है। और बड़ा सवाल यह है कि मराठी की गूंज और हिंदी का दंभ जब मिलता है तो क्या होता है? मुंबई में जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से एक साथ मंच पे आते हैं और कहते हैं, अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडई है तो हम गुंडे हैं। यह उस राजनीति की प्रतिक्रिया है जिसने हिंदी को सेवा नहीं, सत्ता का औजार बनाया है। जब मराठी मानुष भी हिंदी से चढ़ने लगे, तब समझिए नहीं कि भाषा नहीं, उसका व्यवहार अपमानित कर रहा है। और क्या यह वही हिंदी है जो संसद में बहसों की भाषा थी, जो कई कवियों की साहित्यिक संवेदना में बही, लगभग खोती हुई नजर आ रही? अब हिंदी विचार नहीं, प्रचार की जुबान नजर आती है। विवेक नहीं, विजय की लिप्सा के रूप में लिपटी हुई नजर आती है। अब हिंदी शिक्षा नहीं, सत्ता की जुबान है। हिंदी हारी हुई नजर आती है। और इसे हराया किसने? मैकाले ने अंग्रेजी थोपी, लेकिन उसने ज्ञान का रास्ता भी तो दिखाया था। और इसी अंग्रेजी से विवेकानंद, टैगोर, राजा राम मोहन जैसे राय जैसे विचारक विश्व से संवाद कर पाए। इसी अंग्रेजी से। अंग्रेजी नई भाषा दुनिया की थी, लेकिन भारत की आत्मा दुनिया के सामने रखी जाती रही। 2014 के बाद जो हिंदी गढ़ी गई है, वह गढ़ी नहीं गई है, गढ़ी हुई है अलग अंदाज से, नफरत से, भय से। वह चेतना का प्रवाह नजर नहीं आती, प्रचार की नदी नजर आती है, जिसमें विचार बह रहे हैं। और एक चीज नजर आती है, एक सत्ता का प्रतिबिंब नजर आता है। क्या यही हमारी भाषा की जीत है या यही हमारी हार है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।